आंख नहीं खुली। अब तो अरमान ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। अरमान को इस तरह किसी को झेलने की आदत नहीं थी। अरमान हैरान होकर बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की को इतनी आसानी से क्यों उठा रहा हूँ? तब अचानक अरमान ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और अगले ही पल एक गन उसके हाथ में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूरी पर रखे एक वास पर फायर कर दिया। अब जैसे ही गन की आवाज आई, आस्था जोरों से चीखती हुई तुरंत उठकर बैठ गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इस तरह से गन चलने की आवाज के शोर से सुमित, आहान, ध्रुव, आकाश जो नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे, वो सब घबरा गए। ये क्या हुआ? ये तो गोली चलने की आवाज है। ये भाई के कमरे से क्यों आ रही है? दादाजी जो कि सो चुके थे, उनकी आंखें खुल गईं और सभी दौड़ते हुए अरमान के कमरे के बाहर आकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगे। दादाजी ने घबराते हुए कहा, अरमान, अरमान, दरवाजा खोलो। दादाजी को ये लग रहा था कि अरमान ने आस्था का चेहरा देख लिया होगा और गुस्से में उसने प्रियंका की जगह आस्था को देखकर आस्था को गोली मार दी होगी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने इस डर से दरवाजा जोरों से पीटना शुरू कर दिया। तभी अंदर से कमरे का दरवाजा खुला। सबसे पहले दादाजी अंदर गए और अरमान की ओर देखकर पूछते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ? और गनशॉट की आवाज कैसी आई? आखिर तूने ऐसा क्या किया? तभी चारों लड़के भी अंदर गए और अंदर आकर उन्होंने इधर उधर चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू किया, लेकिन आस्था तो बेड पर थी ही नहीं। अब तो दादाजी और बाकी सबके दिल जोरों से धड़कने लगे। कहीं न कहीं उन्हें लगने लगा कि जरूर अरमान ने आस्था को ही गोली मार दी है। धीरे धीरे जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे गए तो उन सबके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज आस्था की थी। आस्था काफी ज्यादा डर गई थी और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसने अपने आप को दुपट्टे से ढका हुआ था, जिस वजह से उसका चेहरा अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था। जल्दी ही दादाजी उसकी ओर गए और आस्था को जमीन से उठाने लगे। वो प्यार से बोले, बेटा उठो, मैं हूँ दादाजी। आस्था ने जैसे ही अपने पास दादाजी के हाथ को पाया तो वो खुद को शांत करने लगी, लेकिन उसका पूरा शरीर इस वक्त कांप रहा था, जो कि घूंघट में और उसके भारी भरकम लहंगे में भी दिखाई दे रहा था। दादाजी गुस्से से अरमान की ओर मुड़े और बोले, ये क्या बदतमीजी है अरमान? ये क्या किया तूने? तूने बहू को क्यों धमकाया है? अरमान ने बेपरवाह होकर कहा, दादाजी, आपके कहने से मैंने ये शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा भी। आखिर क्यों आपने इस लड़की को मेरे कमरे में भेजा? आपको इसे इस तरह मेरे कमरे में नहीं भेजना चाहिए था। आप शुक्र मनाइए कि मैंने गोली इसके सर में नहीं चलाई। अरमान ने बड़े ही रूड तरीके से ये सब कहा था। तभी सुमित आगे आकर शिकायत करते हुए बोला, ये गलत बात है अरमान ब्रो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान गुस्से से सुमित की ओर देखकर बोला, सुमित, तुम जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने लगे हो। मुझे लगता है कि कल तुम्हें अपने ऑफिस चले जाना चाहिए। काफी समय हो गया है तुम्हें अपने ऑफिस के दर्शन किए हुए। अरमान ने सीधे सुमित की बेइज्जती की तो सुमित ने भी अपना मुंह बना लिया और झल्लाते हुए वहां से चला गया। तब आकाश ने एक और कोशिश करते हुए धीमे लहजे में कहा, लेकिन सुमित ने कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरमान, तुम्हें भाभी के साथ इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अब अरमान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो आकाश। और किसने कहा है ये लड़की तुम्हारी भाभी है? कोई जरूरत नहीं है इसे भाभी वगैरह कुछ भी कहने की, समझे तुम लोग? जाओ, जाकर अपना काम करो। पार्टी कर रहे थे ना तुम सब? चलो जाओ, अपनी पार्टी एंजॉय करो, जाओ। ध्रुव हैरानी से सोचने लगा, ये तो पार्टी में था भी नहीं, तो फिर इसे कैसे पता चला कि हम सब पार्टी कर रहे थे? ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए आकाश और आहान से कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और वो अरमान की ओर देखकर कड़े लहजे में बोले, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा,
साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था सिचुएशन से निकलने का। इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवानी पड़ी। दादाजी की बात सुनकर आस्था के आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई, क्योंकि इसी डर की वजह से तो आज वो इस शादी के बंधन में बंधकर इस घर में खड़ी थी। दादाजी ने आगे कहा, आज तुम्हारे सिर्फ बेड पर लेटने की वजह से उसने तुम्हारे पर गोली चला दी। अब तुम खुद सोच सकती हो कि जब बात उसकी इज्जत पर आती तो वो किस हद तक जा सकता था। इसीलिए सबकी भलाई के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ा। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव गलत है, लेकिन हम मजबूर हैं। हम उस वजह को जानते हैं कि जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ तुमसे उम्मीद है, तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर सकती हो। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ बदल सकती है। हम चाहते हैं तुम अरमान को बदल दो। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने सवालिया नजरों से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी आगे रौबदार आवाज में बोले, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना, बोलना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी, क्योंकि अरमान से शादी के बाद से ही वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। आस्था ने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप मेरी मदद कर पाएंगे? दादाजी, आप मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हैं जो शायद किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जिस पोते को आप नहीं बदल पाए, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शायद तुम सही कह रही हो बेटा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। उसने सिर्फ हमारी बीमारी की वजह से शादी का वादा किया था, जो उसने पूरा कर दिया। आज के बाद वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन हमें उम्मीद है तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। आस्था हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सब कुछ ठीक करे। उसे तो जिंदगी की ज्यादा कुछ समझ भी नहीं थी। अभी भी उसमें काफी ज्यादा बचपना था, और तो और इस अचानक से हुई शादी से उसके सिर पर मुश्किलें आ गई थी। फिर वो कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी? दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, तुम इस बारे में सोचो और सुबह तक हमें जवाब जरूर देना। अगर तुम्हारी हाँ हुई तो अब से हम सिर्फ वही करेंगे जो तुम कहोगी। अब तुम आराम करो, थक गई होगी। दादाजी वहां से जाने को मुड़े, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और रुककर बोले, और बेटा, हम जल्दी से अपने डिजाइनर से कहकर तुम्हारे मुताबिक नए कपड़ों का इंतजाम करवा देंगे। फिलहाल हम अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और तुम्हारा जरूरी सामान लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अपनी बात कहकर दादाजी वहां से निकल गए। आस्था के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तभी आस्था की नजर वहां साइड पर पड़े बैग पर गई, जो उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने थैला उठा लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का नजारा घूम गया। जब आस्था ने प्रियंका की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़ों का पीस मंगवा लिया था। आस्था खुशी खुशी सारे नए पीस मनोरमा आंटी के पास लेकर गई, जो उसी गांव की थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते हुए देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जचेंगे बिटिया, ये बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कपड़े सिलने का काम करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आस्था के लिए बड़े ही प्यारे फ्रॉक सूट्स और चूड़ीदार पैंट सिल दिए थे। तब आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आज उन कपड़ों को देखते हुए आस्था की आंखें भर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कपड़े मैं ऐसे पहनूंगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कपड़े मामा जी ने यहाँ क्यों भेजे हैं?
उन्होंने तो कहा था कि ये शादी सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े यहाँ क्यों भेज दिए? क्या सच में ये शादी सिर्फ 2-3 दिन के लिए थी? क्या आस्था दादाजी की बातों पर कोई फैसला ले पाएगी या यहाँ से भाग जाएगी? क्या होगा उसके सपनों का?